हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक करियर में। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे थे, पिछली वीडियो में हमने बताया था वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, और उससे पहले हमने बताया था कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो वर्नियर कैलिपर्स में अभी एक क्वेश्चन छूटा था, तो हम उसको कराने जा रहे हैं। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको देखिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराएं, लेकिन इस क्वेश्चन से वो थोड़ा ये क्वेश्चन डिफरेंट है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्नियर कैलिपर में वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भाग के बराबर है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको पहले ही बता दिया था, ये मुख्य स्केल है। सपोज मान लीजिए इसमें टोटल लास्ट में 49 है, और ये वर्नियर स्केल है, इसमें 50 भाग है। तो ये 50 भाग ये मेन स्केल के 49 के बराबर है। और फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3.2 सेंटीमीटर आया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार, मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक यह है फ्रेंड्स 3.2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे दिया गया है वर्नियर का 16वां चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह की सीध में पाया गया। तो ये हम लिख लेते हैं 16वां चिन्ह। अब आगे हम फार्मूला नोट करते हैं और आपका सवाल हल कराते हैं। तो ये प्रेक्षित लंबाई बराबर हो जाएगी मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस, उसके बाद फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि वर्नियर का 16वां चिन्ह। तो वर्नियर पर मिलने वाला चिन्ह जो है इनटू होता है लिस्ट काउंट, हिंदी में बोलते हैं अल्पतमांक। तो ये फार्मूला है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3.2 सेंटीमीटर है, और वर्नियर का 16वां चिन्ह जो है मुख्य पैमाने के किसी भी। तो फ्रेंड्स, इस प्रेक्षित लंबाई बराबर होगा मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर पर मिलने वाला चिन्ह और लिस्ट काउंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3.2 सेंटीमीटर है। वर्नियर का कौन सा चिन्ह मिल रहा है? 16वां मुख्य पैमाने पर, किसी भी मुख्य पैमाने किसी भाग पे मिल रहा है। और लिस्ट काउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला हमने पहले ही बताया था, LC = P/N। यहाँ पे क्वेश्चन के लास्ट में दिया है, यदि मुख्य पैमाना अर्ध mm में हो। इसका मतलब यह है कि ये जो मुख्य पैमाना है उसके दो पॉइंट के बीच की दूरी 0.5 है। मतलब वर्नियर के एक भाग की लंबाई हमको यहां से स्पष्ट हो गई 0.5 है। तो यहां पे हम लिखेंगे वर्नियर की एक भाग की लंबाई, और मुख्य पैमाने की एक भाग की लंबाई, और वर्नियर पे टोटल कितने भाग हैं उसकी संख्या। तो वर्नियर पे जितने भाग हैं उसकी संख्या लिखेंगे। वर्नियर पे टोटल 50 भाग हैं। अब ये निकालेंगे हम। अगर यहाँ पे हम 5/500 कर सकते हैं, और 1/100। अब आगे लिख सकते हैं हम 0.01 mm। ये है mm में। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलें तो 0.001 सेंटीमीटर।
तो फ्रेंड्स लिस्ट काउंट हमारी आ चुकी है 0.01 सेंटीमीटर, और हमारा जो प्रेक्षित लंबाई अभी उसको निकालना है। तो यहाँ पे हम लिस्ट काउंट की वैल्यू पुटअप करेंगे 0.001 सेंटीमीटर। ये हम सेंटीमीटर में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मुख्य पैमाना है वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया गया है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में नहीं करेंगे, मिलीमीटर में ही रखेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग को हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कन्वर्जन ऑफ यूनिट में, पूरे चैप्टर में आपको कन्वर्जन मिलेगा, इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम 3.2 प्लस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो 0.016। अगर इसको हम लास्ट में आंसर देना चाहें तो 3.216 सेंटीमीटर, ये जो जवाब है उसकी प्रेक्षित लंबाई है। जो वस्तु की लंबाई है ये हमारी लास्ट में निकल के आएगी 3.216। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक था वर्नियर का ख़त्म होता है। अब स्टार्ट करेंगे हम स्क्रू गेज। तो बने रहिए पूरे वीडियो में और देखते रहिए पॉलिटेक्निक करियर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स पिछले टॉपिक में एक क्वेश्चन छूट गया था, तो मैं उसको अभी आपको कराने जा रहा हूं, क्योंकि हमने त्रुटियों का क्वेश्चन अभी नहीं कराया था। तो एक क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए उसको। इसमें फ्रेंड्स दिया है एक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.1 mm है। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन को पता चल गया आपको कि 0.1 mm है आपका क्या है लीस्ट काउंट, तथा शून्यक त्रुटि -0.2 mm है। ये शून्यक त्रुटि फ्रेंड्स कितना है आपका -0.2 mm। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो चीज हमको स्टार्टिंग में ही मिल गई क्वेश्चन में। ये शून्यक त्रुटि हम आपको बता दे रहे हैं, अगर ये माइनस में रहेगा तो हम जब लंबाई नापेंगे तो हम उसको ऐड कर लेंगे, अगर वो प्लस रहेगा तो घटा देंगे। तो आगे देखते हैं छड़ की लंबाई। कोई छड़ है, सपोज मान लीजिए ये छड़ है, यहाँ एक फिक्स जा आपका वर्नियर का है, ये मूवेबल जा है, तो इसकी लंबाई अगर नाप रहे हैं कोई, ये है आपकी, इसकी लंबाई नाप रहे हैं हम, तो ये कोई छड़ है, तो इस तरह से कुछ बनेगा इसका। छड़ की लंबाई नापते हुए मुख्य स्केल का पाठ्यांक 4.8 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख रहे हैं कि जो मुख्य स्केल का पाठ्यांक है वो सेंटीमीटर में, वो भी कितना है, मुख्य स्केल का पाठ्यांक 4.8 ये सेंटीमीटर में है, और बाकी जो डायमेंशन है हमारी वो किस में है, मिलीमीटर में, ठीक है। तथा वर्नियर का छठा भाग मुख्य स्केल के एक अंकन के समरेखी है। ये फ्रेंड्स आपका छड़ की लंबाई नापते समय आपका जो मुख्य स्केल है उसका 4.8 डायमेंशन क्वेश्चन में दिया गया है पाठ्यांक। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में दिया है वर्नियर का छठा भाग। वर्नियर का छठवां भाग मेन स्केल के किसी एक अंकन के समरेखी है। समरेखी मतलब उसके सीध में है, कोई भी एक अंकन है मुख्य स्केल का। तो यदि हम यहां से प्रेक्षित लंबाई कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे फार्मूला हमारा वही रहेगा, मुख्य स्केल का पाठ्यांक प्लस वर्नियर कौन सा भाग मिल रहा है, कौन सा चिन्ह मिल रहा है, वर्नियर का मिलने वाला
चिन्ह इंटू लिस्ट काउंट, इससे हम अभी प्रेक्षित लंबाई निकाल रहे हैं। अभी हम रियल लंबाई नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमको ये जो त्रुटि है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, और यहाँ पे लिखते हैं मुख्य स्केल का पाठ्यांक का मान, ये 4.8 सेंटीमीटर है, प्लस अब ये वर्नियर का मिलने वाला चिन्ह जो है कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे छठा भाग है, तो 6। अब इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये होगा आपका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 4.8 प्लस 6 उधर ले जाएंगे तो 0.06, ये हमारी प्रेक्षित लंबाई आ जाएगी। तो अभी फ्रेंड्स हमको पूरी लेंथ आप अभी नहीं नाप सकते, क्योंकि इसमें नापते समय कुछ त्रुटियां हो गई हैं, और उन त्रुटियों को आपको ध्यान में रखना है। यदि उसमें त्रुटि जो है नेगेटिव हो जाए तो आप उसमें ऐड करेंगे, अगर पॉजिटिव हो जाए तो उसको घटाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। बाकी ये इतना क्वेश्चन मैंने पहले ही क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया था, लेकिन ये जो त्रुटि है इसको नहीं बताया था, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ क्वेश्चन को। तो ये आपकी जो वास्तविक लंबाई है फ्रेंड्स, ये हो जाएगी प्रेक्षित लंबाई प्लस माइनस त्रुटि। अब यहाँ की आप देख रहे हैं जो त्रुटि है ये नेगेटिव में है, तो ये जो है ऐड हो जाएगी। तो अभी तो हमारा ये वैल्यू आया है 4.8 और ये 6, 4.86 सेंटीमीटर। अभी हम इसको ऐड करते हैं 4.86 प्लस त्रुटि, ऊपर त्रुटि की वैल्यू लिखी गई है 0.2, ये हो गया। ये mm में है तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे मिलीमीटर में, तो ये हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 4.86 प्लस 0.02 इक्वल टू, यहाँ हम आंसर लिख दे रहे हैं 4.88 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये आप अगर यहाँ पे ध्यान नहीं देते, जो ये त्रुटि दी गई है mm में, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता था यहाँ पे, क्योंकि सारी जो लेंथ है हम नाप रहे हैं सेंटीमीटर में। तो इसलिए आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि डायमेंशन किस तरह का है, हमको किस तरह से उसको आगे चेंज करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं स्क्रू गेज और उसका लिस्ट काउंट, पिच क्या होता है, और उसमें और भी जो टर्म्स आएंगे हम आपको उसको बताने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक, स्क्रू गेज। तो फ्रेंड्स स्क्रू गेज को पढ़ने से पहले ये 2-3 टॉपिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला टॉपिक है पिच। पिच को हिंदी में अगर देखा जाए तो उसको कहते हैं चूड़ी अंतराल। फ्रेंड्स इसको बोलते हैं हिंदी में चूड़ी अंतराल पिच को। और दूसरा टॉपिक इसमें है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट जैसे हमने वर्नियर में निकाला था, इस तरह इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन चीज़ें वही हैं। पेंच का चूड़ी अंतराल, गोल पैमाने पर भागों की संख्या। ये पेंच का चूड़ी अंतराल का मतलब, ये चूड़ी अंतराल को अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो पेंच का पिच भी लिख सकते हैं। तो आगे जानते हैं पिच क्या होता है। जो आपका स्क्रू गेज होता है, इस पे एक गोल पैमाना होता है, वो घूमता है, और एक होता है वो
ये होता है आपका एक तरह से सर्कुलर मोशन में होता है, इस पे जो पैमाने होते हैं भागों की संख्या होती है, और ये होता है रोटेट करता है, सॉरी ये रेसिप्रोकेट। ये जो है आपका गोल पैमाना, ये जब गोल पैमाना एक चक्कर लगा लेगा, एक चक्कर, तो ये सपोज मान लीजिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 मान लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय करेगा ये एक चक्कर में, यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी तय करेगा वही पिच है। एक चक्कर में जितना दूरी तय करता है ये आपका जो रेसिप्रोकेटिंग वाला पैमाना है, ये आपका गोल पैमाना है। जितना दूरी तय करे एक चक्कर में, गोल पैमाने का एक चक्कर, तो वही आपका चूड़ी अंतराल, और या उसको हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं पिच। तो इस तरह से आपका ये पिच कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप अगर स्क्रू गेज का निकालना चाहते हैं लिस्ट काउंट, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेंच का पिच, जो अभी हमने बताया कि एक चक्कर में ये कितनी दूरी ट्रेवल किया, जो है आपका ये पैमाना है, मुख्य पैमाना। तो आप जब इसको एक बार घुमाएंगे तो यहाँ पे देख लेंगे कि आप कितना दूरी यहाँ पे ये ट्रेवल किया है। जितना आपका ये दूरी ट्रेवल किया रहेगा वो आपकी पिच आ जाएगी। तो अगर कहीं पे अगर 5 दिया है, 5 चक्कर लगाया है, और ये उसी रेशियो में ये भी आगे ट्रेवल किया है, तो आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। मुख्य पैमाने का जो भी एक भाग है उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आप तब भी लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो इसका मेन एक भाग की लंबाई आप निकाल सकते हैं। तो पेंच का चूड़ी अंतराल आपको पता चल गया। अब गोल पैमाने पे भागों की संख्या, ये जो आपका स्क्रू है, इस पे गोल पैमाने जितने भाग हैं, किसी पे 10 भाग 20 भाग, जितने भी भाग हैं उसकी टोटल संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स ये और ये दोनों आपको अगर पता रहे तो आप किसी भी स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक आपने ये इसका थ्योरी देख लिया है। अभी हम एक क्वेश्चन आपको हल कराते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में दिया है एक स्क्रू गेज का मुख्य पैमाना mm में है। तो आपका जो मुख्य पैमाना जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है वो है mm में। ये जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है वो है mm में, तथा उसके वृत्तीय पैमाने पे 100 बराबर भाग हैं। जो आपका ये वृत्तीय पैमाना है इस पे टोटल कितने भाग हैं, n = 100। और ये पूछ रहा है उस तार का व्यास क्या होगा। सपोज करिए कोई पतला सा तार है, अब इसी का व्यास नापना है तार का। तो यहाँ से यहाँ दोनों इसको फंसा लेंगे जबड़े में। तो अब हम इसका व्यास निकालना है। तो उसको व्यास निकालने के लिए फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसका लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर लीजिए, लिस्ट काउंट। तो इसमें mm में अंशांकित है, तो एक स्क्रू गेज का मुख्य पैमाना, तो यहाँ पे आप हम आसानी से लिख सकते हैं 1, क्योंकि ये एक चक्कर जो लगा रहा है उसकी लेंथ जो मुख्य पैमाने पे है 1 mm आ रही है, और टोटल भाग इस पे बने हुए हैं 100। तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 mm। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं उस तार का व्यास क्या होगा जिसका स्क्रू गेज के दोनों स्टैंड के बीच रखने पर मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक 3 चिन्ह। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, मुख्य पैमाने का कितना चिन्ह मिल रहा है, 3 चिन्ह। चिन्ह से मतलब है कि यहाँ पे जो डायमेंशन दिया गया है mm में दिया गया है, तो वहाँ पे हम जो चिन्ह है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको चेंज कर लेंगे। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक
प्लस यहाँ भी सेम वही 1 ईयर की तरह इसमें भी। तो यहाँ देख रहे हैं कि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3 चिन्ह दिया है, वृत्तीय पैमाने पे 60 चिन्ह। वृत्तीय पैमाने पे कितना चिन्ह मिल रहा है? वृत्तीय पैमाने पर मिलने वाला चिन्ह इनटू लिस्ट काउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मान ये हो जाएगा, 3 चिन्ह मिल रहा है वृत्तीय पैमाने पे 60। तो यहाँ पे ये थ्री प्लस कितना चिन्ह मिला? 60 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? लिस्ट काउंट से। लिस्ट काउंट आपका है 0.01 mm। तो आपका जो आगे का सीन बनेगा ये 3 और 60 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0. यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 60 का, तो ये होगा 0.6 होगा। तो ये आगे का सीन हो गया आपका 3.6 mm। अब इसमें देख रहे हैं कि फ्रेंड्स शून्यक त्रुटि भी ऐड किया है, वो भी प्लस में है। तो टोटल अगर आप लंबाई निकालना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो दूरी है वो प्लस में दिया गया है। तो इससे पहले हमने 1 ईयर का निकाला था तो माइनस में था, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 3.6 और उसके बाद ये प्लस चिन्ह है तो ये 0.04। इसको हम mm में, चिन्ह को mm में चेंज कर लेंगे क्योंकि उसमें mm में दिया है ऊपर। तो यहाँ से निकाल लेंगे 3.6 माइनस ये हो जाएगा 3.56 mm। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे समाप्त। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें 3 तो हो जाएगा कहीं माइनस प्लस, इसको सर 1 मिनट कट करिए तो कहीं गड़बड़। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका। आगे अगर हम बताना चाहें आपको, अगर सेंटीमीटर में लेना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 0.356। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पे हम सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें, ये मिलीमीटर में है, तो इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इतना। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस किए होंगे कि ये जो त्रुटि है ये 0.04 कैसे हुई। तो इसमें यहाँ पे जो त्रुटि है वो चिन्ह में दिया गया है, उसका कोई स्पेशल दिया नहीं गया है कि वो है क्या। तो त्रुटि जो भी है उसमें हम 4 है तो उसमें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 4 है तो 4 गुणे 0.01 आपका आया था पहले से ही लिस्ट काउंट, तो 0.04। ये आपका त्रुटि एक्चुअल में ये किस में आएगा? mm में, जबकि आपको चिन्ह में वो दिया गया है। तो आप उसको विशेष ध्यान रखिए, जहाँ पे चिन्ह वगैरह में त्रुटि दी गई हो, mm में ना दी गई हो, तो आपको mm में कन्वर्ट करने के लिए लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका विशेष ध्यान रखिए आप लोग, नहीं तो आप अगर +4 लिख देंगे तो ये पूरा जो क्वेश्चन है आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ये बेसिक्स है, आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए रूम पे, क्योंकि अगर हम पूरा क्वेश्चन आपको कराएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखिए। और आगे आपको कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है डाउट है तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे देंगे,
आप लोग देख लीजिएगा। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, और आपका जो भी क्वेश्चन है फंस रहा है आप व्हाट्सएप पे उस पर डालिए, हम लोग उसको देखेंगे। जैसे ही हम लोग को टाइम मिलेगा हम लोग आपका क्वेश्चन का आंसर जो भी है, किसी टाइप का भी क्वेश्चन है, जिस लेवल में आप तैयारी कर रहे हैं पॉलिटेक्निक का, उस लेवल में कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग उसको सॉल्व कराएंगे। बाकी उसी लेवल का आपको पढ़ाई करना ही है, आगे का जो भी है। ये हम लोग अभी आपको लेके चल रहे हैं, ये भारतीय प्रकाशन की जो बुक है, तो अगर आपके पास ये बुक है तो ठीक है, नहीं तो आप अगर लेना चाहें तो मार्केट में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत इजी वे में दिखाया गया है और उतना ही क्वेश्चन कराया गया है जो एग्ज़ाम में आते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर लिए और आपको वो क्वेश्चन नहीं मिले जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए आप वही क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जैसे आप देख सकते हैं, ये भारतीय प्रकाशन की किताब है। ये IRT और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा दोनों के लिए आपको काम आ जाएगी। ये HR लूथरा की बुक है, आप देख सकते हैं इसको। तो ये बुक आप ले लीजिए, आपको अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा रैंक लाना है, क्योंकि ये बुक आप जो है इतने से ही आपका पूरा तैयार हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है, IIT लेवल में आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ पॉलिटेक्निक निकालना है। आपका काम इसी से बन जाएगा, तो आप एक्स्ट्रा जो पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सार्थक अंक और कोटिमान। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये आज का लास्ट टॉपिक है। आज मेजरमेंट आपका ख़त्म हो जाएगा। तीसरा टॉपिक जो आपका बचा है वर्नियर और स्क्रू गेज के बाद सार्थक अंक और कोटिमान। तो इसमें फ्रेंड्स आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि इसको निकालते कैसे हैं, सार्थक अंक और कोटिमान को, क्योंकि एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाता है, सार्थक अंक और कोटिमान। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आगे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम थोड़ा सा इसका हिंट देंगे कैसे निकाला जाता है। जैसे कोई संख्या आप फ्रेंड्स लिख रहे हैं 234, अब उस संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2.34 गुणे 10 की घाते 2। इसको इसलिए यहाँ पे 2.34 इसलिए कर रहे हैं, कुछ का रीज़न है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे 23.4, लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। आगे हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इंटू 10⁻²। अब हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद ये जो संख्या है 3, 4, कोई भी संख्या आ जाएगी दशमलव के बाद 1 से 10 के बीच में ही रहेगी, उससे ज़्यादा आप संख्या नहीं जा सकती। दशमलव के 2 के बाद जो दशमलव के 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी होगा, लेकिन वो 10 से कम ही रहेगा। 1 से आपका 10 के बीच में रहेगा। 2.34 मतलब दशमलव के बाद जो भी संख्याएं होंगी वो आप देख सकते हैं 1 से 10 के बीच में रहेंगी। तो हम अगर इसका अंडर रूट निकालें तो 3.16, ये 3.16 आएगा। अगर आपका ये अगर क्वेश्चन लेंगे 2.34 तो ये 3.16 से छोटा है। अगर आपका 3.16 से छोटा हो या उसके बराबर हो तो ये 10 की घातों में आपका कोई अंतर नहीं आएगा। ये जैसे कि 10 की घातें रहेंगी सेम उसी तरह रहेंगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर यही फ्रेंड्स आ जाए 3.89 इंटू 10⁴ और इसका बोल दिया जाए कोटिमान निकालिए, तो यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये क्या है, 3.16 से बड़ा है। तो जैसे ही 3.16 से बड़ा है, आपके माइंड में तुरंत यहाँ पता हो जाना चाहिए कि इसकी घात में 10⁻1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा, इसकी घात 1 बढ़ जाएगी, 10 की घातें 5 हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जैसे ही आपको आगे का क्वेश्चन कराएंगे हम, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका न्यूमेरिकल कैसे हल करते हैं हम। तो ये कोटिमान का एक छोटा सा टॉपिक है, हमने आपको बता दिया है। उसके बाद आप सार्थक अंक देख रहे हैं, सार्थक अंक कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आप अगर देख रहे हैं कि 10⁻7.2 इंटू 10⁻2 है,
और 7.2 इंटू 10⁴ है। अब इसमें देखेंगे, अगर आप पूछ लेगा कि इन दोनों में ये संख्या और ये संख्या, जबकि यहाँ 10 की घाते 4 है, इसमें 10 की घाते 2 है, ये दोनों में अंतर है। लेकिन अगर ये पूछा जाए सिर्फ एक चीज़ कॉमन है 7.2, लेकिन 10 की घातों में अंतर है, यहाँ 10 की घाते 2 है, यहाँ 10 की घाते 4 है। और इसमें पूछा जाए कि दोनों का सार्थक अंक क्या होगा टोटल, तो यहाँ इसमें सिर्फ 2 ही सार्थक अंक हो गए। आप चाहे इसमें 10 की घाते कितना भी ले लें, सिर्फ 2 ही सार्थक अंक होंगे। सार्थक अंक सिर्फ हम फ्रेंड्स 10 की घाते पे कोई निर्भर नहीं करता है। आप कहीं भी देखेंगे 10⁴ पे वो निर्भर नहीं करेगा। आप देखेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाता है एग्जाम में, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको दिया है दशमलव के बाद 0 और यहाँ पे 7, और यहाँ पे उससे दशमलव से पहले कोई आपको दिया गया है, जैसे 40 दे दिया गया है, तो ये टोटल अंक जो है जुड़ेंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5। अब आप इसको अगर ये इस टाइप से इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा हम चेंज कर दें, ये कर दें 4.0007, तभी फ्रेंड्स इसका मान जो सार्थक अंक का होगा वो 5 ही होगा, क्योंकि इससे पहले क्या है आपका 4 है, वो दिया गया है। अगर यही जब नहीं रहेगा तो आगे का जो टॉपिक है उसमें यही दिया गया है। ये है 0.042। आप देख रहे हैं दशमलव से पहले कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी अंक नहीं है, तो ये 0 है। तो कोई भी 1 से 9 तक कोई इसमें डिजिट नहीं है, तो हम इसको यहाँ आगे देखते हैं। उसके बाद ये 0 है, तो ये उसके बाद ये 0 है, तो इस 0 को नहीं कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ 2 ही अंक कैलकुलेट करेंगे। तो ये सार्थक अंक इसका हो जाएगा 1 2, तो ये सिर्फ इसमें 2 ही सार्थक अंक। तो ये छोटा सा टॉपिक है। अब देखते हैं कि सार्थक अंकों को कैसे जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो इसके लिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो ये सपोज करिए एक एडिशन का क्वेश्चन है। इसमें देख रहे हैं आप 74.4, 14.32, 7.342 और 0.543। इसमें अलग अलग सार्थक अंक हैं। इसमें देख रहे हैं 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 3 है। तो आप देख रहे हैं कि हमको अगर ऐड करना हो तो ऐड कैसे करें हम। तो इसमें आप एक सिंपल सा फंडा देखेंगे, जो सबसे कम दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक, जैसे ये 74.4, यहाँ पे 74.4 है, तो इस यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक ही उसके बाद है। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4। तो इसमें पॉइंट के बाद सबसे कम जो आपका डिजिट हो उसी को हम लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। तो आगे देख रहे हैं आप ये 73 है क्वेश्चन में यहाँ पे, तो ये 73.4। अब यहाँ पे हम 14.3 ही लेंगे और उसके बाद ये 7.3, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं 73.4 जो सबसे कम होगा। जैसे इसमें 3 2 हो गया, तो ये 3 4 2 हो गया, ये 0.543 हो गया। तो क्वेश्चन में सबसे कम देखेंगे दशमलव के बाद सबसे कम डिजिट किसका है, तो ये 0.4 बस एक ही नंबर तक गया है। बाकी इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो हम सबसे कम जो है उसी को ले लेंगे। तो इसमें देख रहे हैं 14.32 है, तो सिर्फ 14.3 लेंगे। और ये आपका 7.34 है, 3 4 2 है, तो ये 7.3 लेंगे। इसी तरह से 0.5 है तो 0.543 है, तो 0.5 सिर्फ ले लेंगे इसको, और इसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। इस तरह से सार्थक अंक को हम ऐड कर सकते हैं। अगर बोल दिया जाए कि इसको सार्थक अंकों में ऐड करो, तो इस तरह से हम ऐड करेंगे। अगर हमको मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो अगर देखिए 7.2 इंटू 4.34 हो, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे तो ये आ जाएगा 31.248। और इसमें देख रहे हैं कि लास्ट में टोटल 5 सार्थक अंक हैं। लेकिन अब इसमें देखेंगे सबसे कम सार्थक अंक किसका है, ये जिसमें 2 सार्थक अंक है। तो ये हम क्या करेंगे,
इसकी 2 ही वैल्यू लेंगे लास्ट में, तो ये हो जाएगा सिर्फ 31। तो ये मल्टीप्लाई का होगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद हम इस क्वेश्चन में देखेंगे सबसे कम सार्थक अंक किसमें है, तो 7.2 सिर्फ 2। तो इसको हम लास्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आंसर आएगा उसमें देखेंगे कितना हमको इसमें क्वेश्चन में सार्थक अंक दिया है, सिर्फ उतना ही डिजिट लेंगे। तो उसमें हम देख रहे हैं इसमें 2 डिजिट है, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे, तो यहाँ पे 31 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये सार्थक अंक का जो बेसिक है वो क्लियर हो गया है।